नमस्कार दोस्तों, अमित स्टडी पॉइंट में फिर से आपका स्वागत है। कल हम लोग पढ़ चुके थे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होता है। 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर रेखा को पार करने पर एक दिन में वृद्धि या कमी क्यों होती है, उसमें हमने ज्योग्राफी से लेके मैथ तक के कंसेप्ट को शामिल किया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो जाके पिछला देख लेंगे। हम आगे का आज बात करेंगे। हम लोग ज़्यादा चर्चा किसके बारे में करेंगे? पृथ्वी के बारे में, क्योंकि हमारा देश भारत भी पृथ्वी पर ही है। तो पहले पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद भारत के बारे में। तो पृथ्वी पर कई तरह की घटनाएं होती है। हमने बताया था आपको, जो रोटेशन मतलब घूर्णन या परिभ्रमण के कारण दिन और रात होता है। घूर्णन या परिभ्रमण के कारण क्या होता है? जबकि परिक्रमण यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण तथा उसके अपने अक्ष पर झुकाव के कारण मौसम परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। आज इस चीज को हम देखने का कोशिश करेंगे, सिर्फ जानते हैं यहाँ समझने का कोशिश करेंगे, और उससे जितना भी ऑब्जेक्टिव निकलेगा उस सबको हम क्या कर लेंगे? समझ लेंगे, याद कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सर एक वीडियो गड़बड़ा गया थोड़ा देर पहले, इसलिए उसी में लिखा हुआ था। ये क्या है? सोलस्टिस। क्या है? सोलस्टिस। सोलस्टिस का हिंदी होता है संक्रांति। संक्रांति सब समझाएंगे सर। सोलस्टिस का हिंदी होता है इक्विनॉक्स का हिंदी होता है विषुव। क्या होता है? विषुव। इक्लिप्स का हिंदी होता है ग्रहण। क्या होता है? ग्रहण। अपहेलियन का हिंदी होता है अपहेलियन का हिंदी होता है अपसौर। क्या होता है? अपसौर। और पेरीहेलियन का हिंदी होता है, अच्छा आप कहिए ना सर हिंदी क्यों बता रहे हैं सर, होता क्या है ये बताइए। ये तो नाम हुआ हिंदी सर, मिटा दे हिंदी और नाम तब। चलिए पहले क्या करते हैं, हम लोग देखते चलते हैं और साथ साथ इसके बारे में समझते भी चलते हैं। फिर यही संक्रांति से सोलस्टिस से निकल के आएगा कैंसर सोलस्टिस। कहेगा ये क्या हुआ सर? कैंसर सोलस्टिस। सर जब हम आप लोग को लैटिट्यूड बता रहे होंगे तो हम आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताए थे, पिछला वीडियो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताए थे, अर्थात कर्क रेखा। ठीक, तो यहाँ हमने बोला कैंसर सोलस्टिस। याद कर लीजिए, यहीं पर रहिए। कैंसर सोलस्टिस यानी कर्क संक्रांति। वहाँ मकर रेखा को बताए थे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ बोलेंगे कैप्रिकॉर्न सोलस्टिस। क्या बोलेंगे? अर्थात मकर संक्रांति। हाँ चाहे ना है। और ये इक्विनॉक्स मतलब होता है विषुव, और इसको भी बांटेंगे दो भाग में, एक वर्नल विषुव और एक ऑटोमन विषुव। आप लोग सीजन का नाम जरूर सुने होंगे, बसंत ऋतु और शरद ऋतु। अच्छा शरद ऋतु मतलब बताइए तो? सर्दी। बट यही ना कहते हैं कि जानकारी आप लोग का बड़ा कम है सर। शरद ऋतु मतलब गर्मी। कहाँ है महान सब? ये वो कह रहा है शरद ऋतु मतलब सर्दी, या वो कह रहा है शरद ऋतु, तो फिर समर मतलब क्या होगा और विंटर मतलब क्या होगा? पूछिए उनसे। आप देख रहे हैं ना, सब ऋतु सालों भर आप ऋतु में से गुजरते हैं, आपको पता नहीं है कि शरद ऋतु। कम से कम बच्चा में हिंदी भी पढ़ लिए होते तब जानते कि हिंदी में कविता पढ़ते थे, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहि परम सुहाई, फूले काश सकल मही छाई, तनु वर्षा कृत पकट बुढ़ाई। नहीं सर काहे पढ़िएगा। यानी शरद ऋतु कब आता है? जब वर्षा ऋतु खत्म होता है तब। और गर्मी तो सर उससे पहले ना, वर्षा से पहले कौन ऋतु होता है? गर्मी, जिसमें कि वेपोराइजेशन होता है। 71% भाग जो जल वाला है वो क्या होता है? बाष्प बन के बादल का रूप धारण करता है और अलग अलग जगह पर अलग अलग कारणों से
वर्षा होती है और वर्षा के बाद आता है कौन ऋतु? शरद ऋतु, जिसमें बसंत ऋतु जैसा मौसम रहता है, मतलब न ज़्यादा गर्मी रहता है और न ज़्यादा ठंडा रहता है। ठीक है। और यानी आप क्या देखें, और बसंत ऋतु जो आता है वह किसके बाद? ठंडा जब खत्म होता है, ठंडा और गर्मी के बीच में कौन ऋतु? बसंत ऋतु। और शरद ऋतु कब? वर्षा और ठंडा, वर्षा और ठंडा के बीच में कौन ऋतु? शरद। आज हम लोग सब देखेंगे सर और फील करेंगे। तो इसको फील करने के लिए हमको एक चीज का कल्पना करना बहुत ही जरूरी है, वो है लट्टू। किसका? टॉप लट्टू। लट्टू नाम सुने हैं लट्टू का? कैसा होता है सर? चलाए तो जरूर होंगे लेकिन उसके बारे में जानकारी बहुत कम होगा। ऐसे ऐसे रहता है ना। इसमें रस्सी बांध के फेंकते हैं, तो फेंकते होंगे तो क्या एक ही जगह पर नचता है? ऐसे घूमेगा? कैसे घूमेगा? चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमते रहता है लट्टू, हाँ चाहे नहीं। बस पृथ्वी भी वैसे ही घूमती है। कैसे? जैसे लट्टू। तो आपने लट्टू पर गौर नहीं किया होगा। लट्टू का मान लीजिए ये एक्सिस, अगर ये कील है तो कील जो है, कील पर लट्टू ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना? यानी यहाँ पर ये क्या कर रहा है? रोटेशन, यानी घूर्णन कर रहा है। और लट्टू ऐसे ऐसे भी घूम रहा है, कभी यहाँ आया तो कभी यहाँ आया तो कभी यहाँ आया तो कभी यहाँ आया तो कभी यहाँ 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 यहाँ। ये क्या कर रहा है? रिवोल्यूशन। क्या कर रहा है? रिवोल्यूशन, अर्थात देखें ना, बोल तो दिए यही ना, क्या सर लट्टू तो नचेबो के लिए है, लेकिन क्या कभी इस तरह से सोचे लट्टू के बारे में? तो वही ना बात है, काम कीजिए। और तो लट्टू दोनों गति करता है। कौन कौन? घूर्णन भी और घूर्णन मतलब अपना लोहा वाला कील जो देखते हैं उस पर घूमता है, और ऐसे करके नचा दीजिए तो ऐसे ऐसे भी क्या करते रहेगा? ऐसे कैसे करते? देखिए ये ऐसे है ना, ऐसे घूमते हुए बढ़ता है, ऐसे, हाँ चाहे ना है, घूमता है। तो उसी प्रकार पृथ्वी भी घूमता है। तो पृथ्वी जो घूमता है किसके प्रभाव में घूमता है? पृथ्वी भूल गए पिछला क्लास? बोलिए। नो सर, किसके प्रभाव में घूमता है? हाँ हो गया, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में घूमता है। किसके प्रभाव में घूमता है? सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बीच में क्या था? सूर्य था। भूल गए सर? नो सर, जवाब तो देते नहीं हैं। और नो सर, ठीक है ना। तो बीच में क्या था? सूर्य था। क्या? तो हमको लगता है कि और सब जो टीचर पढ़ाते हैं वही ठीक है सर, बस ये होता है रट लो। क्यों? कैसे लायक आपका दिमाग ही नहीं है, क्योंकि आपको तो सिविल का तैयारी करना नहीं है। आपको पीसीएस, आपको बीपीएससी नहीं देना है, आपको यूपीएससी नहीं देना है, आपको यूपी पीसीएस नहीं देना है, जेपीएससी नहीं देना है। तो आप इतना डिटेल पढ़ के क्या कीजिएगा सर? क्या ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ा दें क्या? चलिए ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप तो आवाज़ ही नहीं निकलता है कुछों में। पढ़ाने से क्या फायदा हुआ जब कोई चीज़ का जवाब ही नहीं देते हैं आप? और ये हर जगह वीडियो क्या देख रहे हैं सर? वीडियो बात की चीज़ है, पहले आपका पढ़ाई जरूरी है। गजब, इतना मेहनत से बताए थे कि जो चीज़ क्या। हाँ दोस्तों, हम आप लोग को किसके बारे में बता रहे थे? लट्टू के बारे। आप लोग मेटवा काहे दिए? फिर से सुनिए, मिटवा देते हैं। लट्टू परफेक्ट एग्जाम्पल है आपके। सब ये 3D ना है सर, क्या आप अंतरिक्ष में जाके देख सकते हैं इसको? नहीं, इसको कल्पना करना है। तो कल्पना कीजिएगा किससे? तो सबसे बेस्ट तरीका है लट्टू। ठीक, अब लट्टू के बारे में सुनिए सर। हमने कहा जो ये जो अब जैसे भी लगे, ठीक है ना, लट्टू जैसा लग रहा है ना? नहीं लग रहा है तो ला, अब लग लो।
अच्छा हो गया हो गया हो गया हो गया। ये इसका एक्सिस, लट्टू का ये एक्सिस, इसी पर लट्टू क्या कर रहा है, घूम रहा है। पृथ्वी भी ऐसे घूमता है, लेकिन ये हुआ शरीफ लट्टू। हमको चाहिए बदमाश लट्टू। क्या चाहिए? शरीफ लट्टू सिर्फ एक गति करता है, घूर्णन। क्या करता है? एक ही जगह पर ऐसे 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 ऐसे। तो हमको शरीफ वाला नहीं चाहिए। कौन लट्टू चाहिए? बदमाश, जो घूर्णन भी करे, रोटेशन भी करे। जो पढ़ने में अच्छा बच्चा होता है ना, वो एकदम सीधा साधा नहीं होगा, वो ऑल राउंडर होगा। क्या होगा? ऑल। काम कहिए तो कामों कर लेगा, पढ़े तो बहुत कम समय में पढ़ेगा लेकिन याद कर। तो वही ये शरीफ है। क्या है? शरीफ। हमको चाहिए ऑलराउंडर वाला। तो ऑलराउंडर वाला क्या होगा? अब आप लट्टू ऐसे बांध लीजिए कोची में और ऐसे करके नचाइएगा तो वो ऐसे ऐसे घूमेगा इलिप्टिकल पाथ में। कौन पाथ में? यानी दीर्घ वृत्ताकार पथ में, जैसे पृथ्वी घूमता है। यानी यहां देखिए सर, ये कौन पथ हुआ? दीर्घ वृत्ताकार पथ। यानी देख रहे हैं, ये साइड बड़ा है ये, और ये छोटा है। दिख रहा है ना? अंडा जैसा। किसके जैसा? अंडा जैसा। अब तो घूमेगा लट्टू तो अपने अक्ष पर भी घूमेगा, और यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी जाएगा, और यहाँ भी जाएगा। हाँ चाहे ना है, जाएगा जाएगा। ध्यान रखेंगे सर। हाँ, यही पर हम आप लोग को गुस्साए थे कि ये यहाँ पर तो लट्टू आपने जो उसमें गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी डाल दिया, उसके कारण ये घूम रही है। ठीक, लेकिन यहाँ तो जो घूम रही है पृथ्वी, वह किसके अधीन? क्योंकि सर बीच में सूर्य है। बीच में क्या है? सूर्य है। तो सूर्य इसको खींचने का कोशिश करेगा ग्रेविटेशन के कारण, और ये घूम रहा है पृथ्वी अपने। देखिए लट्टू से कंपैरिजन कीजिएगा, घूम रहा है पृथ्वी, इससे बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और उसके बैलेंस में ये क्या कर रहा है? घूम रहा है। अब समझिएगा सर, यहाँ भी वैसा ही होगा, यहाँ भी ऐसा ही होगा। ये कौन मोशन? ये जो घूम रहे हैं पृथ्वी, इसको क्या बोलेंगे? घूर्णन, रोटेशन। और ऐसे ऐसे पृथ्वी जो घूम रही है सूर्य के चारों ओर, ये क्या? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब एक चीज समझिए, गौर कीजिएगा सर। लट्टू ऐसे घूम रही है तो देखिए, ये लट्टू अभी नीचे जैसा लग रहा है। ऐसे लट्टू ऐसे घूमती, खिला के घुमा के दिखाएं ऐसे, तो देख रहे हैं ये। इसका अगर इस मुंडी पर बात करें तो ये मुंडी कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर आ रही है। ठीक बउआ, एकदम कल्पना कीजिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। और सूर्य को एकदम फिक्स कर लीजिए कि यहाँ पर कौन है? सूर्य है। अब देखिए ये नीचे जा, गौर कीजिए एकदम, ये नीचे जा रही है तो ये भाग सूर्य से दूर गया, और ये भाग नजदीक आ गया। नजदीक आ गया। अगर मान लीजिए ई भाग को हम दक्षिणी ध्रुव कह रहे हैं, तो इस कंडीशन में दक्षिणी ध्रुव नजदीक आ रहा है, उत्तरी ध्रुव, और उत्तरी ही ध्रुव नहीं, उत्तरी ध्रुव के पास का जो क्षेत्र रहेगा वो दूर जाएगा, और दक्षिणी ध्रुव के पास का जो क्षेत्र रहेगा। ठीक है बुआ। अब इसी को फिर ऐसे कहे तो क्या दूर वाला भाग सिर्फ दूरे रहा कि कभी नजदीक आया? नजदीक भी आया, और ये वाला भाग क्या हो गया? तो ये क्या हो रहा है? सिर्फ लट्टू घूर्णन और परिक्रमण ही नहीं करती है, उसका अलग अलग भाग अलग अलग समय में सूर्य के नजदीक होता है और दूर होता है। कभी उत्तरी ध्रुव उसका नजदीक हो जाएगा, कभी दक्षिणी ध्रुव उसके पास हो जाएगा, और कभी दोनों ध्रुव न रह के इक्वेटर उसके नजदीक रहेगा। क्या रहेगा? तो जो नजदीक होगा वहां पर सूर्य की उष्मा गर्मी ज्यादा पड़ेगी, और दूर होगा तो कम पड़ेगी। एक कारण। दूसरा, क्या सूर्य का किरण, सूर्य तो ऐसी है सर, तो जो सूर्य के सामने आ जाएगा, जो सूर्य के उस पर सूर्य की किरणें लंबत पड़ेगी। ठीक ना विकास? बढ़िया से देखिएगा। और जो सूर्य से दूर चला जाएगा उस पर सूर्य की किरण तो पड़ेगी लेकिन तिरछी पड़ेगी।
लाइट कम रहेगा, उष्मा कम रहेगा, पर ज्यादा रहेगा, कम रहेगा सर, उष्मा क्या रहेगा, कम रहेगा। अब देखिए ये सब समझ रहिएगा, तब ये सब बात समझ में आएगा सर कि ज्यादा उष्मा रहेगा तो कोई और मौसम कुछ और प्रभाव, कम उष्मा कम प्रकाश रहेगा तो कुछ और मौसम कुछ और प्रभाव उसका रहेगा, ठीक है ना। कहाँ ध्यान है आपका सर? तो जब सामने सामने रहेगी पृथ्वी तो लंबत पड़ेगी, तब क्या ये बउआ समझ में आ रहा है ना? क्या जब सामने सामने रहेगी तो और जब तिरछी हो जाएगी, सूरज के सामने नहीं रहेगी तो सूरज की तिरछी किरणें उस पर पड़ेगी, क्योंकि पृथ्वी गोल है, गोल है तो पूरा भाग पर नहीं ना पड़ती है। और क्या कुछ भाग ऐसा होगा जिस पर कि सूरज की किरण पड़ेगी ही नहीं, गोल है तो पीछे वाला भाग छुप जाएगा। ये तीनों बात समझ में आया कि नहीं? हो गया। किसके कारण हुआ? दो कारण, पृथ्वी गोल है इसके कारण, दूसरा पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है उसके कारण, तीसरा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है उसके कारण। और इसी चीज को पकड़ के हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे और क्वेश्चन को निकालेंगे। देखिए मान लिया घूमते घूमते सूर्य यहाँ है, पृथ्वी यहाँ आया, तो लग रहा है इसको थोड़ा और बड़ा कर दीजिए, लीजिए थोड़ा और बड़ा कर दिए, ठीक है ना। अब समझिए कि क्या लग रहा है कि इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा नजदीक है और इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है, हाँ चाहे नहीं। अब देखिए तो ये जो स्थिति है किसके किसके बीच में? सूर्य और पृथ्वी के बीच। सबसे नजदीक, सबसे और ये जो कंडीशन है पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे दूर, होगा कि नहीं होगा ये बताइए? होगा कि नहीं होगा? तो जब ये क्या है? पृथ्वी है, ये सब क्या है? पृथ्वी है, सब अर्थ है, सब अर्थ है। वह स्थिति जिसमें पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है उस स्थिति को पेरीहेलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीहेलियन। अब पेरीहेलियन समझ में आ गया? Yes, sir. तो पेरीहेलियन सूर्य और पृथ्वी की वह स्थिति है जिसमें कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, तो उसको क्या कहते हैं? पेरीहेलियन। पेरीहेलियन, पेरीहेलियन। तो पेरीहेलियन को हिंदी में कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। गौर कीजिए सर, आप प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं तो उप प्रधानमंत्री का भी नाम सुने होंगे। तब प्रधानमंत्री बड़ा कि उप प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री बड़ा, ठीक है ना। तो उप प्रधानमंत्री उससे क्या होगा? तो जब ये उप लगा है तो वो किसको बतलाएगा? तो यानी छोटी दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की सबसे छोटी दूरी को उपसौर कहते हैं। एकदम क्लियर? और यह जो उपसौर वाला बात होता है, यह होता है 3 जनवरी को। कब होता है? 3 जनवरी को, है ना। रटने वाला आदमी रटेगा, उसी बोलेगा, समझ में आवे चाहे नहीं आवे। ये होता है कब? 3 जनवरी को। याद अगर रखना तो याद रखने का भी तरीका होता है सर, ऐसी रटिएगा तो कुछो से कुछो बोलेबे करेगा। 3 भी छोटा और जनवरी महीना भी पहले आता है साल में। और अब समझिए, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होगी तो इस घटना को कहेंगे अपसौर। क्या बोलेंगे? एपीहेलियन। क्या बोलेंगे? एपीहेलियन। और हिंदी में अपसौर। सर यहाँ सुनने में नहीं लगता है? अप है, आकाश अप है, मतलब बहुत ऊंचा है, तो बहुत ऊंचा होगा तो दूर होगा। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच के सबसे
अधिक दूरी को क्या कहेंगे? अपसौर या अपहेलियन। और सूर्य और पृथ्वी जब सबसे नजदीक रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? पेरियल। अरे एक नहीं कुछ हो तो पहले एक के वो याद कीजिए, पहले हिंदी में याद कीजिए जिसमें सुविधा हुई। उप मतलब छोटा, उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष, उप मुखिया, मुखिया से छोटा, ठीक ना। तो उप मतलब छोटा, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच के सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर। और उपसौर की घटना किस तिथि को? 3 जनवरी को। और सूर्य और पृथ्वी के बीच के सबसे लंबी दूरी को, यानी पृथ्वी जब सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है तो उसको क्या कहते हैं? अपसौर। और यह घटना होता है 4 जुलाई को। देखिए विकास, 4 भी बड़ा बउआ, 4 भी बड़ा और जुलाई भी बड़ा। कहेगा सर इतना काहे बकवास करवा, बकवास नहीं कर, यही चीज आपको सही समय पर काम देगा कि महीना भी बड़ा, संख्या भी बड़ा, यहाँ महीना भी छोटा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो क्या ये दोनों टॉपिक खत्म हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए, वह काल्पनिक रेखा, अच्छा ये सब रेखा होगा खींचा हुआ? नहीं सर, नहीं। वाह, कितना समझदार, कौन चक्की क्या टाखा हो? ठीक है। तो देखिए मतलब सब काल्पनिक रेखा है। तो हमने कहा वह काल्पनिक रेखा जो पेरीहेलियन यानी उपसौर और अपहेलियन एपीहेलियन यानी अपसौर को जोड़ती है। क्या करती है? यानी अपसौर और उप ऐसे करके मिला देंगे, उस सूर्य के अंदर से गुजरेगी। दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन हम कल्पना कीजिए कि ई लाइन और ई लाइन को क्या कर रही है? जोड़ रही है। उसको कहते हैं एप साइड। कहाँ लिखे थे? एप साइड लाइन, एप साइड लाइन। तो एक एप साइड लाइन क्या हुआ? वह काल्पनिक रेखा जो अपसौर तथा उपसौर को मिलाती है। क्या करती है? मिलाती है। उसे क्या कहेंगे? एप्साइड। क्या ये तीनों बात समझ में चला आया कि आ गया? अब आ जा बुआ यहीं पर एकदम झकास। क्या जिस समय पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है उसी समय चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर घूमेगी कि नहीं? चंद्रमा क्या है? उपग्रह। किसका? किसी भी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को तो चंद्रमा के सब याद करवा चुके हैं। अब देखिए, मान ला हुआ, इसको थोड़ा सा मिटाएं क्या? देखिए ये मान लीजिए चंद्रमा है, ये भी हटा दा। क्या कि समझ तो गए हैं ना सर? लिख भी लिए हैं, आपके वीडियो में रिकॉर्ड भी हो गया है। ये देखिए ये क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा है। चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर उसी प्रकार घूमता है जैसे सूर्य घूमता है। चंद्रमा भी वैसे घूमता है जैसे पृथ्वी घूमता है। कौन घूमता है? पृथ्वी घूमता है सूर्य के चारों ओर, वैसे चंद्रमा घूमता है पृथ्वी के चारों ओर। ये देखिए बीच में हम किसको डाल दिए? पृथ्वी को। अच्छा समझिए, बीच में किसको डाल दिए? पृथ्वी को डाल दिए हम, पृथ्वी को बीच में डाल दिए, समझाने के लिए आपको जो नहीं करना पड़े। और यहाँ पर डाल दिए किसको? चंद्रमा को। चंद्रमा घूमेगा? घूमेगा किसके चारों ओर? पृथ्वी के चारों ओर। उसी को ना उपग्रह कहते हैं। और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा। तो क्या चंद्रमा भी कभी पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा कि नहीं? सबसे जैसे पृथ्वी सूर्य के हुआ था। और चंद्रमा भी कभी पृथ्वी से सबसे दूर होगा कि नहीं? सबसे दूर पर स्थित होगा। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा तो इस यहाँ पर क्या बोले थे इसको? नजदीक होगा तो उपसौर, अर्थात पेरी हिल। तो पेरी से पकड़िए याद, इसीलिए हम इंग्लिश करवा रहे थे सर। देखिए
पेड़ी में यहाँ पेड़ी है Yes, sir. और यहाँ देखिए बुआ यहाँ भी पेड़ी है Yes, sir. हाँ? और जी मतलब पार्ले जी, तो यहाँ पेड़ी जी। Yes, sir. तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? जी। एकदम इंग्लिश में ही याद रखिए, Yes, sir. पेड़ी जी। और इसको क्या कहे थे? पेरी याद हो जाएगा, याद क्या यानी पृथ्वी और सूर्य के सबसे नजदीकी दूरी को, और जब पृथ्वी और चंद्रमा सबसे नजदीक हो पेरी जी, बुआ याद हो गया होगा, पेरी हेलियन पेरी जी। और जब सूर्य और पृथ्वी दूर था तब उसको कहते थे एपी हेलियन। और जब चंद्रमा ना है, Yes, sir. चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की सबसे अधिक दूरी रहेगा तो इसको एपोजी, अपोजी क्या कहे? एपी एपी मिल गया होगा, एपी थोड़ा सा मैनेज कीजिए ना सर। एपीओ तो क्या इससे आपको चंद्रमा और पृथ्वी दोनों वाला बात समझ में आ गया कि नहीं? तो इसको कह दिए पेरी जी और इसको कह दिए एपोजी। तो ये हुआ चंद्रमा के लिए और पृथ्वी के लिए, ये हुआ सूर्य के लिए और यहाँ तक ठीक है। Yes, sir. अब आइए, ये जो पृथ्वी है यह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। करते करते ऐसा समय आएगा, अब इसको मिटाते हैं, ऐसा समय आएगा कि पृथ्वी के कारण चंद्रमा पर सूर्य का पूरा रोशनी नहीं पहुंच पाएगा। तो आपको ये फिगर देखने से लगता होगा कि हाँ सर ये तो हमेशा ये कक्षा है सर, इस लाइन जो है ये क्या है? किसकी कक्षा? चंद्रमा की कक्षा। किसकी कक्षा? जिस कक्षा में वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो सर कहेगा सर ये तो हमेशा होगा, रोज होगा। नहीं सर, पृथ्वी तथा चंद्रमा की कक्षा में 5 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का? 5 डिग्री का। और जब ये 5 डिग्री का अंतर होगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा, दोनों सेम रहता है एक ही लाइन में, तब ना घूमते घूमते आ जाए। अगर ऊपर नीचे है 5 डिग्री का अंतर है तब हमेशा आ जाएगा सामने, नहीं। तो आपके मन में ये भी आना चाहिए सर जब 5 डिग्री का अंतर है तब तो कभी नहीं एक दूसरे के सामने आना चाहिए क्वेश्चन। कहें सर आप, हम नहीं सोचते, हम सोचवाने के लिए है ना तैयार सर, आप सोचिए चाहे नहीं सोचिए। अब क्या है, अंतर है तो नहीं आता कब? जब एक ही जैसा पृथ्वी घूमता तब। लेकिन पृथ्वी तो उटपटांग लट्टू के जैसा घूमता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो क्या ऊपर नीचे करने के क्रम में कभी चंद्रमा उसका ऊपर चला जाता है, किसके ऊपर? और कभी चंद्रमा पृथ्वी के, और कभी साल में ऐसा 3 बार होता है जब इसके पृथ्वी के छाया क्षेत्र में कौन आ जाता है? चंद्रमा। तो वो 3 बार में संभावना है कि नहीं कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंचे? बात अच्छे से समझ में आ रही है? तो उस स्थिति में चंद्र ग्रहण, सुनिए सर, यहाँ टर्म है इक्लिप्स। इक्लिप्स मतलब कौन चीज? ग्रहण। ग्रहण पढ़ते रहिएगा तो माथा दर्द करेगा। हम समझते हैं ग्रहण मतलब अवरोध या बाधा। ग्रहण मतलब क्या चीज का बाधा? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में बाधा, या सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने में बाधा। क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों में से किसी का अपना प्रकाश नहीं होता है, दोनों ही किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। लेकिन अगर उसका प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचेगा तो पृथ्वी प्रकाशित होगा? चंद्रमा पर नहीं पहुंचेगा तो चंद्रमा प्रकाशित होगा? नहीं। और अगर बीच में कोई अवरोध आ गया तब तो प्रकाशित नहीं होगा। और उसी जब अवरोध आएगा तो उस अवरोध वाला उस घटना को क्या कहेंगे? ग्रहण। और ग्रहण 2 टाइप के। ग्रहण कई टाइप के? 2 टाइप के, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। गौर कीजिएगा, ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है। सूर्य का प्रकाश अगर चंद्रमा पर नहीं आ रहा है, किस पर नहीं आ रहा है? चंद्रमा पर नहीं पड़ रहा है, बीच में कौन आ जाएगा? पृथ्वी आ जाएगा। तब कौन सा ग्रहण कहेंगे? चंद्र ग्रहण। कौन कहेंगे? चंद्र ग्रहण। इंग्लिश में बोलते हैं लूनर इक्लिप्स।
क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं चंद्र ग्रहण। इसमें क्या होता है? सूर्य तथा चंद्रमा के बीच चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती पृथ्वी आ जाता है। ठीक है, चंद्रग्रहण खत्म। अब आ जाए कौन ग्रहण? सूर्य। अब चंद्रमा घूमते, देखिए चंद्रमा इधर रखे, ठीक, इस बार चंद्रमा घूमते घूमते चंद्रमा यहाँ पर आ गया। चंद्रमा यहाँ पर आ जाएगा, तो चंद्रमा आ जाएगा सर, इसको ऐसे बना दीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये पृथ्वी बना है ना, इसके चारों ओर ऐसे कर दें, ये कक्षा हुआ, किसकी कक्षा? ये ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। और इसको भी वही करते हैं, ये तो पृथ्वी है और इसके चारों ओर किसकी कक्षा बना दें? चंद्रमा की कक्षा। आप समझ जाइएगा ना सर। तो ये अगर चंद्रमा आ गया तो क्या सूर्य का पूरा प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाएगा? नहीं। तो उस समय सूर्य पर, पृथ्वी पर अंधेरा हो जाएगा कि नहीं हो रहा? तो इस घटना को कहेंगे सूर्य ग्रहण। कौन ग्रहण? इंग्लिश में सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स। हिंदी में सूर्य ग्रहण। हिंदी में अर्थात जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब इस घटना को क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण। ठीक, ध्यान रखना है, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। कब होता है? यानी अंधेरी रात वाला। तो क्या सूर्य ग्रहण रात में होगा कि दिन में होगा? दिन में। क्या होगा? तो अमावस्या के दिन में क्या होता है? सूर्य ग्रहण। अमावस्या के दिन में होता है सूर्य ग्रहण। जबकि पूर्णिमा के, पूछेगा कि चंद्र ग्रहण की घटना किस दिन होगी? पूर्णिमा के। और पूर्णिमा के दिन में कि रात में? रात। एकदम अलग अलग करके पढ़िए सर। इसी तरह से क्वेश्चन क्या कर चुका है? पूछ चुका। तो क्या क्लियर है? ये भी तो हो सकता है कि सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने में पूरा रोक दे पृथ्वी, कि एकदम सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक पूरा पहुंचेगा ही नहीं। तो उस स्थिति को कहेंगे पूर्ण चंद्र ग्रहण। कौन ग्रहण? पूर्ण। यानी बिल्कुल चंद्रमा अंधेरा हो जाएगा। अगर आप रात में छत पर सोए हुए हैं, दिखाई दे रहा है, जब ये पूर्णिमा होगा तो चांद पूरा गोल दिखाई देगा, देख रहे हैं, और एक बार अचानक क्या हो जाएगा कि पूरा अंधेरा छा गया। पूरा क्या हो गया? यानी कौन ढक लिया? ऐसा। इसका मतलब ये नहीं सर कि जगह बादल भी ढक लेता है। कौन ढक लेता है? तो उसको भी कहिएगा कि ग्रहण लग गया। नहीं, ठीक, बादल को आप पृथ्वी नहीं मान लीजिएगा, ठीक है ना सर। और तब पूरा ढक ले। कभी तो ये भी हो सकता है सर कि थोड़ा सा रोशनी आते रहे, पूरा नहीं ढका है, तो उसको कहेंगे आंशिक चंद्र ग्रहण है, तो आंशिक चंद्र ग्रहण। उसी प्रकार सूर्य के साथ भी, पृथ्वी पर भी हो सकता है कि सूर्य का रोशनी पूरा नहीं पहुंचे लेकिन थोड़ा सा पहुंच जाए, तो उसको कहेंगे आंशिक सूर्य ग्रहण। और एक घटना बताए थे, ये सूर्य, ये क्या है? सूर्य है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है और बीच में आ गया कौन? चंद्रमा। बीच में कौन आ गया? तो सूर्य ग्रहण लगा। और इस प्रकार आया कि यहाँ से आने वाला पूरा प्रकाश ढक गया इस भाग, क्योंकि इसके बीच में कौन आ गया है? चंद्रमा। ये समझिए ना सर, ये आपका सूर्य है। ये क्या है? सूर्य है। और बीच में है चंद्रमा, बीच में है चंद्रमा, और यहाँ पर है पृथ्वी। यहाँ पर क्या है? पृथ्वी। तो चंद्रमा तो पृथ्वी से छोटा है, तो मान लीजिए इतना दूर ढक लिया, और तब इधर वाला प्रकाश दिखाई देगा सूर्य का कि नहीं दिखाई देगा? दिखाएगा। तो ये लगेगा आपको कि बीच वाला भाग सूर्य का नहीं दिखाई दे रहा है और बाहर वाला खूब लाइट, बहुत चमक दिखाई दे रहा है। किसके जैसा? मुकुट के जैसा। किसके जैसा? लग रहा है कि सूर्य पर यह मुकुट पहनाया हुआ है, ठीक ना। तो इस भाग को सूर्य मुकुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या सूर्य किरीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
और दोनों को इंग्लिश में कोरोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला सूर्य का सबसे बाहरी चमकदार भाग सूर्य मुकुट या कोरोना कहलाता है। वह एक अंगूठी के जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखा देता है? क्या सर? ये देखिए, ये अंगूठी खुल ना, ये देखिए ये अंगूठी है। क्या है? बीच वाला भाग तो नहीं दिखाई दे रहा है सर, लेकिन बाहर वाला चमकीला भाग दिखाई दे रहा है। इसी को हम बोल रहे हैं सूर्य मुकुट या कोरोना इंग्लिश में, या सूर्य किरीट। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं? तो आप क्या सीख ग्रहण भी सीख लिए, ग्रहण का चंद्र ग्रहण भी सीख लिए, और सूर्य, ये तीनों भी हो गया। अब सिर्फ बचा हुआ क्या? सोलस्टिस और इक्विनॉक्स। हम लोग इक्लिप्स देख लिए, अपहेलियन, एपीहेलियन, पेरीहेलियन, एपसाइड, पेरीजी, एपोजी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे संक्रांति अर्थात सोलस्टिस। क्या देखेंगे? ध्यान दीजिए सर, पृथ्वी ऐसे है, ऐसे है, ठीक है सर, ठीक पृथ्वी, और ये जो सूर्य है सर पृथ्वी से काफी दूर है। पृथ्वी से काफी दूर है। 14.96 करोड़ किलोमीटर है। 14. हाँ, तो वहाँ भी एक डाटा बताना था, अगर आपका इच्छा रहेगा तब। इच्छा है क्या? तो थोड़ा पीछे जाइए। अभी हम आपको बताए थे पेरीहेलियन, तो उसमें पृथ्वी नजदीक रहता था इसके, और एक ठो बताए थे एपीहेलियन, उसमें दूर रहता था। ये था पेरीहेलियन और ये था एपीहेलियन। ठीक, डेट उट सब बता दिए, सब बता। उसका सिर्फ एक चीज बताना है कि ये जो दूरी है, कभी कभी पूछ लेता है, पेरीहेलियन के कंडीशन में सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो दूरी रहता है वो रहता है 14.7 करोड़ किलोमीटर। कितना मीटर? 14. किस स्थिति में? पेरीहेलियन यानी उपसौर की स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। तो ये सबसे छोटी दूरी हुई। और अपहेलियन के स्थिति में यानी अपसौर की स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होगी, और वो होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। करोड़ किलोमीटर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखिए। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर। ये कब होगी? अपसौर की स्थिति में होगी। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की सबसे नजदीक की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर। ये कब होगी? पेरीहेलियन यानी उपसौर की स्थिति में होगी। लेकिन और अगर पूछ दे सीधे, ये दोनों ना पूछ दे, सीधे पूछे सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी, इसका मतलब यहाँ पर किसी अधिक का कम का बात किया? तो जहाँ अधिक और कम का बात नहीं किया जाता है वहाँ समझेंगे कि वह किसका बात कर रहा है? औसत का बात कर रहा है। और वो होता है 14.96 करोड़ किलोमीटर। 14.96 करोड़ किलोमीटर। देखिए, इससे ज़्यादा है कि नहीं और इससे कम है कि नहीं, यानी दोनों को जोड़ के दूसरे भाग दे दिए। हाँ जाए ना है। और इसी को आप लोग लगभग में बच्चा वाला किताब में 15 करोड़, बच्चा को उतना नहीं याद होगा इसलिए वो शॉर्ट में क्या लिख देता है, क्या 14.9 हो गया था, लगभग 15 हो गया कि नहीं हो गया? तो 15 करोड़ किसके किसके बीच की दूरी?
क्या हमने व्यास का भी औसत बताया था कि नहीं? ध्रुवीय व्यास कम था, विषुवतीय व्यास ज़्यादा था, लेकिन सीधे व्यास पूछेगा पृथ्वी का, यानी औसत व्यास पूछ रहा है, तो पृथ्वी का औसत व्यास कितना था? 43 किलोमीटर। पृथ्वी का औसत व्यास था 12,742 किलोमीटर। एकदम नहीं पढ़ता है, एकदम पढ़ने वाला। सबसे अच्छा कौन है? ऑनलाइन वाला। सबसे अच्छा कौन है? ऑनलाइन वाला। लिख लीजिए यहीं पर, पृथ्वी का सीधे व्यास पूछेगा, ध्रुवीय और विषुवतीय नहीं पूछेगा, तो समझिए वो कौन व्यास पूछ रहा है? औसत। वो कौन, कितना था? 12,742 किलोमीटर। ठीक है, पिछले वीडियो में बताए हुए थे। चलिए, यही बताना था। सीख गए ना? चलिए, अब हम लोग सीखेंगे सोलस्टिस, संक्रांति। हमने कहा सोलस्टिस क्या है? सूर्य, किताब में लिखेगा आपको, सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा संक्रांति कहलाती है। समझ में आ गया होगा? नो सर, कहा है? बोले तो यही किताब में लिखा हो, हम क्या करें? सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को क्या कहते हैं? संक्रांति। नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया इसमें? कुछ नहीं आया। उत्तरायण आया, दक्षिणायन आया, सीमा आया, तो फिर यही बात है सर। आइए समझते हैं। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है तो कहीं पर लंबवत पड़ेगा, कहीं पर तिरछा पड़ेगा, पड़ेगा। लेकिन संक्रांति में हम जब भी बात करते हैं तो सूर्य के प्रकाश के लंबवत पड़ने का बात करते हैं। सुने मेरी बात को? सूर्य के प्रकाश को लंबवत पड़ने का क्या करते हैं बात। और सूर्य का प्रकाश पूरा पृथ्वी पर लंबवत नहीं पड़ता। अब समझ में आएगा कि सर पहले काहे उतना मेहनत करके अक्षांश, देशांतर, कर्क रेखा, मकर रेखा क्यों सिखाए। अब उसका जरूरत पड़ेगा। आपको इतना तो जरूर पता होगा, कोई भी चीज फालतू पढ़ाया हुआ नहीं है सर। ये इक्वेटर है। इक्वेटर मतलब 0 डिग्री अक्षांश। बाकी आपका पिछला वीडियो। ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये मिटा देते हैं, ये सब तो बता ही दिए हैं, ठीक है ना? ये सब बता दिए हैं ना? ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। अक्षांश, इसको क्या बोले थे? कर्क रेखा। और ये विषुवत रेखा या इक्वेटर। और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश नाम बोलिए। मकर रेखा। इंग्लिश में बोलिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंग्लिश में बोलिए। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हो गया? अब समझिए मेरी बात को। इधर जो सूर्य है सर, ये क्या है? सॉरी सर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता तो है, लेकिन लंबवत सब जगह नहीं पड़ता है सर। पृथ्वी ऐसे ही रहेगा कि पृथ्वी घूम रहा है, कभी कोई भाग आगे, कभी कोई भाग पीछे जा रहा है। तो पृथ्वी घूमते, यहाँ देखिए थोड़ा सा दोनों फिगर को समझते चलिएगा। या एक्सिस है पृथ्वी का, घूमते घूमते कभी ये वाला भाग, यानी देख रहे हैं निचलका भाग, कभी
कभी ही स्थिति आएगा कि इतना दूर में किसका रोशनी पड़ेगा? सूर्य का। समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत है? अब ऐसे ऐसे तो पृथ्वी चारों तरफ घूम रही है, तो कभी ऐसा आएगा, गौर कीजिए, एकदम गौर कीजिए बॉस, दिमाग को एकदम नहीं भटकाइएगा, एकदम नहीं भटकाइएगा। सूर्य इतने हैं कि पूरा है सूर्य, सूर्य का रोशनी इधर उधर सगड़ो जा रहा है, तो कभी ऐसा आएगा कि सूर्य का प्रकाश यहां तक पड़ रहा है, एकदम बहुत अच्छा। बस 4 कंडीशन समझ जाएगा, बात खत्म। अभी हम 2 कंडीशन समझाने का प्रयास किए हैं। बउआ देखा, इस कंडीशन में सूर्य का किरण कहां से लिखिए देते हैं, ये है कर्क रेखा। कौन रेखा है? और ये इस नीचे लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां तक तो हो गया उत्तरी ध्रुव। क्या हो गया? उत्तरी ध्रुव। और नहीं होले उत्तरी ध्रुव यार, सॉरी गलती बोल दिए, गलती बोला गया। साउथ पोल है। दक्षिणी ध्रुव क्या है? दक्षिणी ध्रुव। और ये कौन ध्रुव है? नॉर्थ पोल। उत्तरी ध्रुव। और ये कौन रेखा है? मकर रेखा। अब इस स्थिति, क्या ऐसा स्थिति आएगा कि नहीं आएगा? अरे ये सूर्य है, ऐसे घूम रहे हैं पृथ्वी, तो यहाँ है पृथ्वी, तो ये कंडीशन होगा कि नहीं? सूर्य का, तो देख रहे हैं इस कंडीशन में सूर्य का रोशनी उत्तरी गोलार्ध में क्या उत्तरी ध्रुव तक पहुंच रहा है? नहीं। कहां तक पहुंच रहा है? कर्क रेखा तक। कहां तक पहुंच रहा है? लेकिन दक्षिणी ध्रुव में तो पूरा पहुंच रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में तो पूरा पहुंच रहा है। और वही देखिए इसका उल्टा, इस स्थिति में सूर्य का रोशनी क्या पूरा दक्षिण साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा है। कहां तक पहुंच रहा है? मकर रेखा तक पहुंच रहा है। और इधर तो पूरा पहुंच रहा है, नॉर्थ पोल तो इधर पूरा पहुंच रहा है। हाँ चाहे नहीं? यानी इस स्थिति में साउथ पोल का आदमी अंधेरे में रहेगा कि नहीं? और आगे बताएंगे, फिगर से बताएंगे कि 6 महीना तक यहाँ क्या होगा? रात होगा। इस कंडीशन में डेट के साथ बताएंगे सर अगला फिगर में, ठीक ना? 6 महीना तक यहाँ क्या रहेगा? रात। और यहाँ 6 महीना तक क्या रहेगा? नहीं, रात। इस कंडीशन यहाँ कहाँ सूरज की रोशनी पहुंच रहा है? तो यहाँ इस कंडीशन में उत्तरी ध्रुव पर 6 महीना का क्या होगा? रात होगा। और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीना का दिन होगा। हमेशा रोशनी पड़ते रहेगा कई महीना तक। जबकि इस कंडीशन में उत्तरी ध्रुव में 6 महीना का दिन होगा और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीना का रात होगा। गौर कीजिएगा, सिर्फ ऐसे ही नहीं, बढ़ते बढ़ते हम अगला फिगर जो बताएंगे उसमें सब दर्शा देंगे। सर घबराइए नहीं, फिलहाल ये तो समझ में आया होगा कि इधर रोशनी नहीं पड़ रहा तो निश्चित है रात होगा, और इधर पड़ रहा तो दिन होगा। इसमें यहाँ नहीं रोशनी पड़ रहा तो रात होगा। इतना तो जरूर समझ आ गया, धीरे धीरे सब समझा देंगे सर। अब समझिए, गौर कीजिएगा, इस कंडीशन में सूर्य अधिकतम चमका तो कहां तक? कर्क रेखा तक। कर्क रेखा तक। और इस कंडीशन में अधिकतर चमका तो, लेकिन ये वाला जो एरिया है बउआ, इस कंडीशन इसमें चमक रहा है ना, सूर्य चमक रहा है, लेकिन चमकने पर भी इसमें जो सूर्य का रोशनी आएगा, यानी मकर रेखा ध्रुव के बीच में, समझ के नहीं रहेगा, ये तिरछा सूर्य का रोशनी किससा पड़ेगा? तिरछा पड़ेगा। और इस कंडीशन में इस सब में सूर्य का रोशनी पड़ रहा है, नीचे नहीं पड़ रहा, ऊपर पड़ रहा है, लेकिन कितना दूर में? यहां से, ये तो कर्क रेखा है ना, और ये मकर रेखा, लेकिन कर्क रेखा से ध्रुव, उत्तरी ध्रुव तक जो सूर्य का रोशनी पड़ेगा वो क्या होगा? तिरछा पड़ेगा। क्या पड़ेगा? तिरछा पड़ेगा। तो सर तिरछा पड़ेगा तो तिरछा रोशनी कभी लंबवत नहीं होता है प्रिंस। तिरछा, आप तो कोना में बैठ गए, इधर बैठते तो एकदम डायरेक्ट आई कांटेक्ट होता, ठीक है ना? तो तिरछा रोशनी पड़ेगा तो वो लंबवत नहीं। यानी जान लीजिए, हम बताना ये चाह रहे हैं कि सूर्य की किरणें लंबवत कहां तक पड़ती है? कर्क रेखा तक। कहां तक? सॉरी, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। यहां पर देखिए, सूर्य के सामने कौन आ गया है? मकर रेखा। सूर्य के सामने कौन आ गया है? अब एगो किरण निकालिए और किस पर पड़ा दीजिए? कै डिग्री?
90 डिग्री। कई डिग्री? 90 डिग्री। यानी इस कंडीशन में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर क्या पड़ती है? 90 डिग्री पड़ती है। और इस कंडीशन में सूर्य की किरणें कहां पर? कर्क रेखा पर। कहां पर? देखिए कर्क रेखा इसके सामने है कि नहीं? सामने देखे ना? अभी नहीं बताया सर, इसमें तो आप कंफ्यूजन नहीं ना हुई है सर। देखिए हम बताया कि इतना दूर में सूर्य की किरणें कैसे पड़ेगा? तिरछा। कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव तक तिरछा पड़ेगा। और इस कंडीशन में मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक सूर्य की किरणें कैसा पड़ेगा? तिरछा पड़ेगा। ठीक है ना सर? तो जब तिरछा पड़ेगा तो लंबवत कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। विकास पक्का समझ में आ रहा है ना? तो देखिए यानी यहाँ पर मैक्सिमम सूर्य की किरण इधर पड़ा तो कर्क कौन रेखा तक लंबवत पड़ा? कर्क रेखा तक लंबवत पड़ा। और यहाँ सूर्य की किरणें कहां तक लंबवत पड़ा? मकर रेखा तक क्या पड़ा? लंबवत पड़ा। लंबवत पड़ा। तो क्या सूर्य ज्यादा से ज्यादा सूर्य के सामने कर्क रेखा आ सकता है ऊपर में, और सामने सामने मकर रेखा आ सकता है नीचे में? यानी न इससे नीचे सूर्य का किरण लंबवत पड़ेगा न ऊपर पड़ेगा। तो जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है तो उसे मकर संक्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? मकर संक्रांति कहते हैं। और जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत बनती है तो उसे कर्क संक्रांति कहते हैं। और अगर संक्रांति समझना है तो पृथ्वी पर सूर्य की किरणें के उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकने की सीमा और दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत चमकने की सीमा के बीच के क्षेत्र को संक्रांति कहते हैं। समझ में आया? यस सर। अर्थात सूर्य की किरण इस पूरे एरिया में लंबवत चमक सकती है कि नहीं चमक सकती है? देखिए किताब में देता है तीनों बात, कर्क पर लंबवत चमकना, विषुवत पर लंबवत चमकना और मकर पर। लेकिन हमारा बात बताइए, जब यहाँ चमकेगा लंबवत तो यहाँ नहीं चमकेगा? विकास यहाँ नहीं चमकेगा। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं बउआ कई गो के बारे में? 3 गो के बारे में। जब कर्क पर लंबवत चमकेगा, जब सूर्य की किरणें लंबवत चमकेगी तो कर्क संक्रांति। नहीं, हम लोग पढ़ते हैं 3। जैसे सर अक्षांश हम लोग देखे तो हम लोग देखें कि 90 डिग्री अक्षांश ऊपर था, 90 डिग्री अक्षांश ऊपर था और बीच में 0 डिग्री अक्षांश था। तो क्या हम 181 अक्षांश के बारे में पढ़े? 7 गो अक्षांश के बारे में पढ़े। उसी प्रकार सर 23.5 डिग्री इतना डीप कहीं नहीं देखिएगा सर, ठीक है ना? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 23.5 डिग्री दक्षिणी था, सब जगह सूर्य की किरण को जी पड़ेगा। क्या एक के दिन? नहीं, एक के दिन नहीं बउआ। कहिएगा सर दिन बताइए। क्या कीजिए? दिन बताइए। तो घिचपिच अगर नहीं हो तो ठीक स्थिति में हा तो हम दिन बताने जा रहे हैं। ये दिन है 21 जून। ये दिन है तो 21 जून को क्या हुआ? देखिए कैसे पढ़ेंगे फिगर। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है और इस घटना को कर्क संक्रांति कहते हैं। एनी डाउट? यानी जब सूर्य की किरणें किस पर? कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है तो इस घटना को कर्क संक्रांति कहते हैं। ठीक है? यह घटना 21 जून को
होती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध, कर्क रेखा कौन गोलार्ध में है? क्या ये भी फिर से बताना पड़ेगा? इस दिन को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। जब सूरज की किरण लंबवत पड़ेगा तो सर सबसे बड़ा दिन होगा। क्या विकास सब जुट गया कि नहीं एक दूसरे से? एकदम गर्दा गर्दा उड़ गया कि नहीं? एकदम क्लियर बउआ आप लोग को? वही चीज यहाँ बोलेंगे। जगह का तो कम पड़े, इसको लाइन खींच के यहाँ बोल लिखे हैं, इसको इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना? डेट लिख देते हैं बउआ 22 दिसंबर। आपको तो याद है, आप लोग तो बहुत अच्छा। कौन पागल मास्टर कहता है कि आप लोग कमजोर हैं? ऑफलाइन वाला तो शेर है, थापा है, गामा है। आप खुश हो गया ऑफलाइन वाला। अरे आप लोग टकरा लीजिएगा एक दिन दोनों से, ठीक ना? 22 यहाँ लिखते हैं बुआ, जगह नहीं है, ठीक ना? क्या लिखेंगे? जब सूर्य की किरण, वाह बोला तुम बोल। सूर्य की जब सूर्य की किरणें रेखा पर वाह मकर रेखा पर लंबवत अच्छा पड़ती है या चमकती है, हाँ, तो इस घटना को मकर संक्रांति कहते हैं। तो इस घटना को मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति कहते हैं। और बोला यह घटना 22 दिसंबर को यह घटना 22 दिसंबर को होती है। 22 दिसंबर को होती है। और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात, हट सबसे बड़ा दिन एवं, हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते एवं सबसे छोटी रात होती है। क्या जिस दिन बड़ा हो जाएगा 12 घंटा से अधिक का, उस दिन रात छोटा हो जाएगा। क्या यहाँ भी लिख सकते हैं ना कि इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा सबसे छोटी रात होती है। ये क्वेश्चन आपको कैसे फंसा देगा पता है? उत्तरी गोलार्ध का नाम देके और कोची का, ध्यान से मारिएगा, कब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटा और कब दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटा। और भी इस क्वेश्चन से, इससे हम और भी कई क्वेश्चन क्या करेंगे निकाले, लेकिन अभी करबो ना बुआ तो गिच पिचाए लग तो अगला क्लास में, ठीक है ना? तो आपको बढ़िया से समझ में आ गया क्या चीज? कर्क संक्रांति कहाँ है? कर्क संक्रांति यह कहाँ लिखे हैं? इस घटना को कर यहाँ से सर लंबत नहीं पढ़िएगा, ये तो इधर ना बताए थे कि यहाँ से यहाँ तक लंबत पड़ता है। ऐसे पढ़िएगा कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबत चमकती है तो इस घटना को कर्क संक्रांति। अब देखिए कर्क संक्रांति, आप लोग जानते हैं कर्क को बोले थे कैंसर, कर्क को बोलेंगे थे, कर्क को बोले थे कैंसर। विकास कहता हमको इंग्लिश नहीं समझ, इंग्लिश तो थोड़ा रटा जी तो कैंसर। और संक्रांति को बोलते हैं सोलस्टिस, संक्रांति को बोलते हैं सोलस्टिस। तो क्या कर्क संक्रांति को कैंसर सोलस्टिस बोल दिया कि नहीं? आप बताओ इंग्लिश आया कि नहीं? और इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी देखेगा तो यही टेक्निकल टर्म उसको इंग्लिश में चाहिए, बाकी थोड़ी वो हिंदी नहीं समझता है, समझता है ना? चलिए आगे तो बताइए, तो आप अपने दिमाग लगा के बताइए तो कि मकर संक्रांति का इंग्लिश क्या होगा? हाँ ये ठीक बोला, कैप्रिकॉर्न सोलस्टिस, सोलस्टिस। और बताइए तो संक्रांति किसको बोले थे? कोई बता सकता है? अभी हम बताएं थोड़ा देर पहले, रिपीट कीजिए तो। हाँ सूर्य की जहाँ कर्क रेखा देखा
खाली कुछो बोल देते हैं। सूरज की किरणों के उत्तरी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत चमकना नहीं, खाली कौन चमकना, लंबवत चमकने की सीमा को क्या बोलते हैं, संक्रांति यानी सोलस्टिस कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध की सीमा को उत्तरायण की स्थिति जो कर्क रेखा तक होती है, उत्तरायण की स्थिति कहते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध की सीमा को दक्षिणायन। जान के ये वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा था इसलिए हम क्लियर कर रहे हैं, समझा। दक्षिणायन की स्थिति जो कि एक में सब चीज, जो कि मकर रेखा तक होती है कहते हैं। समझिए क्या लिखें, फिर से समझिए। अब बताइए बुआ, संक्रांति क्या है, सूरज के लंबा चमकने की सीमा। तो लंबा चमकने की सीमा उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तक इससे ऊपर उत्तरी गोलार्ध, इससे नीचे 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से नीचे। तो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा से ज्यादा कहां तक लंबा चमकेगा, कर्क रेखा तक। और दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा से ज्यादा कहां तक लंबा, तो इसका सीमा कर्क रेखा से मकर रेखा तक ना। अच्छा, आपके किताब में ये वो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपको अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ से यहाँ तक पूरा लंबा चमकेगा। अरे हाँ चाहे नहीं, पूरा लंबा चमकेगा। तो सर उत्तरी गोलार्ध में जो लंबा चमका तो उस सीमा कहलाता है सूर्य के उत्तरायण की स्थिति। क्या कहलाएगा, यानी उत्तरायण मतलब कर्क रेखा पर लंबा चमकना, और दक्षिणायन मतलब मकर रेखा पर लंबा चमकना, वही तो इसका सीमा है। तो वही लिखा है बुआ, सूरज की किरणों की उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में लंबा चमकने की सीमा को संक्रांति कहते हैं। यानी यहां से यहां की सीमा को संक्रांति, यही ना, कर्क रेखा से मकर रेखा, यही ना संक्रांति कहते हैं। और उसके बाद क्लियर किए कि उत्तरी गोलार्ध की सीमा को उत्तरायण की स्थिति कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध की सीमा को, यानी उत्तरी गोलार्ध की सीमा यही ना है। तो इसको समझाने के लिए कोष्ठ में भी लिख दिए हैं कि जो कर्क रेखा तक होती है, उत्तरायण की स्थिति कौन रेखा तक होती है। और फिर लिखे दक्षिणी गोलार्ध, ये नीचे दक्षिणी गोलार्ध की सीमा को दक्षिणायन की स्थिति कहते हैं। यानी ये है दक्षिणी गोलार्ध की सीमा कौन रेखा तक, तो कोष्ठ में लिख भी दिए जो कि मकर रेखा तक होती है। क्या बच गया, उत्तरायण दक्षिणायन सब खत्म, संक्रांति खत्म, कर्क संक्रांति मकर संक्रांति खत्म। 21 जून बात समझ में आ गया। 22 दिसंबर कहिया बड़ा दिन कहिया छोटी रात, क्लियर है ना। अब यहाँ से 2-4 को क्वेश्चन और बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, जब पहले ये आप पचा लीजिएगा तब। तो क्या यहाँ खाने में कोई दिक्कत, पचाने में कोई दिक्कत नहीं। अब बता देते हैं आपको 2 और स्थिति कि बउआ, जब हमने कहा यहाँ से यहाँ तक लंबा चमकेगा, तो विषुवत रेखा पर भी लंबा चमकेगा कि नहीं चमकेगा। और विषुवत रेखा पर एक बार नहीं बउआ 2 बार लंबा चमकता है। कई बार लंबा चमकता है। एक तो और कहे ना, अगला क्लास में हम एक और फिगर बैठाएंगे, इसमें 4 फिगर बताएंगे। कई फिगर बताएंगे, और फिगरे में आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ समझना है तो ऐसे समझिए, आप कहीं से शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए बउआ, अगर यहाँ सूर्य है, यहाँ क्या है, कुछ मिटाएं क्या, ठीक है।
कभी कहते हैं नहीं मिटाने, कभी कहते हैं हाँ मिटा दीजिए। आपका दिमाग तो कंप्यूटर से भी क्या है, तेज है। चलिए, हमने कहा कहीं से सोच के देखिए, सूर्य ऐसी है सर, सूर्य स्थिर है लेकिन घूम घूम के पृथ्वी का अलग अलग भाग सूर्य के सामने आ रहा है, जिस पर सूर्य की किरणें लंबा चमक रही है। तो मान लीजिए इस स्थिति में कभी सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबा चमक रही है, यहाँ पर मतलब विषुवत रेखा पर, फिर घूमते घूमते ऐसे लट्टू की तरह घूमा तो ई भाग आ जाएगा सूर्य के सामने। तो एक बैग आ जाएगा कि यहाँ पर चमका तो ई भाग आएगा, फिर ई भाग, फिर ई भाग। यानी किताब बताता है, टीचर बताते हैं। हम एक बैग कैसे चल जाएगा सर, तो ऐसे चमकते 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 यहाँ तक, तो फिर सूर्य यहाँ चला गया। मतलब सूर्य नहीं जाता है सर, बोल देता है कि सूर्य की किरणें, सर पृथ्वी का भाग आ रहा है सूर्य के सामने, नहीं समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो सर यहाँ चमकते चमकते सूर्य यहाँ चला गया, फिर नहीं समझ में आ रहा है, और फिर नहीं तो ऐसे ऐसे खेल होते उससे हम थोड़ी समझे कि आप स्टाइल मार रहे हैं, हम सोचे नहीं समझे इसलिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ठीक है ना सर। तो यहाँ पर सूर्य की किरण क्या हो रहा है, लंबा चमक रहा है, लंबा चमक, फिर ऐसे गया सूर्य नहीं जाता है सर पृथ्वी, लेकिन फिर यहाँ पर लंबा चमका करके रेखा पर, फिर पृथ्वी अब ऐसे लट्टू ऐसे आया, फिर लट्टू ऐसे होगा, तो फिर सूर्य की किरणें चमकते 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 यहाँ तक आएगी। तो क्या यहाँ पर फिर आके लंबा चमकेगी कि नहीं, लंबा चमकी, लंबवत चमकी, और फिर नीचे जाएगी, बउआ नीचे जाएगी, और फिर यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबा चमकेगी। एकदम समझ ला अच्छा से, लंबा चमकेगी। तो क्या सूर्य की किरणें एक बार कर्क रेखा पर, ये कौन रेखा है, कर्क रेखा पर लंबन चमकी, एक बार मकर रेखा पर लंबा चमकी, लेकिन विषुवत रेखा पर कई बार, 2 बार, विषुवत रेखा पर 2 बार लंबा चमकी। और ये घटना कितना समय में होता है, 6 महीना में रे गधा, 1 वर्ष में, कई वर्ष में, 1 वर्ष में। अब देखिए शुरू कर, कहीं से शुरू करें। ये मान लीजिए विषुवत रेखा पर 2 बार चमकी, तो पहला बार चमकेगा 21 मार्च को, पहला बार चमका 21 मार्च को, किस पर, विषुवत रेखा पर चमका, फिर जाएगा कर्क रेखा की ओर, तो मार्च के बाद अप्रैल मई को छोड़ दीजिए, जून में पहुंच जाइए, कौन में पहुंच जाइए, जून में। तो कितना जून, 21 जून, कई जून, थोड़ा देर पहले लिखाए हैं सर। 21 जून को कहां पर लंबा चमकी, कर्क रेखा पर। इसका क्या नाम दिए थे, कर्क संक्रांति, क्या नाम दिए थे। फिर वापस आएगी जून के बाद, फिर जुलाई अगस्त को छोड़ दीजिए, फिर सितंबर, यहाँ से फिर वापस आए 23 सितंबर, डेट याद हो जाना चाहिए यहीं पर, 23 सितंबर। कितना आसान बता रहे हैं, तो आप सुनिए ना सर। मार्च पकड़े और 2 महीना छोड़ के बात कर रहे हैं, मई, मार्च, अप्रैल मई को छोड़ दिए, जून 21 जून, फिर जुलाई अगस्त को छोड़ दिए, सितंबर 23 सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर को छोड़ देंगे, दिसंबर 22, यानी क्या देखे, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबा चमकती है, जिसे कि कर्क संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रांति कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबा चमकती है, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक। और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबा चमकती है, जिसे विषुव कहते हैं। लास्ट टॉपिक मेरा याद कीजिए, क्या लिखाए थे, इक्विनॉक्स,
मतलब विषुव। हाँ, सब टॉपिक खत्म कर दिया ना, यानी लिख दें क्या? हाँ बुआ बोलिए। हाँ वही तो बता रहे हैं कि 21 मार्च तथा 23 सोए हुए नहीं ना थे, क्लास में थे ना, 23 सितंबर को सूर्य की किरणें। हाँ गुड। अब आपको लैंग्वेज भी आप देख रहे हैं सर, आप कहते हैं सर लूसेंट नहीं समझ में आता है सर, मार्के का किताब नहीं समझ में आता है सर, उसका लिखा रहता है समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो लिखा हुआ नहीं रहता, समझाया हुआ तो नहीं रहता। यहाँ समझ, अब बताइए, समझने के बाद हम आपको क्या, आप लूसेंट जैसा किताब आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं अपनी भाषा में? क्योंकि आपका क्या है, समझा हुआ है। आप अपने मन से, हम कहाँ बोल रहे हैं, आप ही लोग ना बोल रहे हैं, क्या आपके सामने कुछ है क्या? नहीं। क्यों बोल रहे हैं? ये आप समझ में आ गया आपको, तो अपनी भाषा में बोल दिए। तो यही है, 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर यानी इक्वेटर पर परपेंडिकुलर लंबवत चमकती है। इस घटना को क्या कहते हैं? विषुव इक्विनॉक्स कहते हैं। इस दिन यानी 21 मार्च के भी दिन और 22 दिसंबर के दिन, सॉरी 22 बोला गया, 21 मार्च। इसका मतलब आपके टीचर को कुछ होने आता है तो गलती कहाँ हुआ? होबे करेगा सर, हम भगवान नहीं हैं। कभी स्लिप ऑफ स्केच हो सकता है, कभी स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। पसंद है तो ठीक है, नहीं है तो टाटा बाय बाय, सीधा हिसाब किताब। हम जितना मेहनत कर सकते हैं आपको समझाने के लिए वो हम करते हैं, ठीक है ना सर? उसमें हम कंजूसी कुछ नहीं। और ये नहीं कि हम ये चीज़ नहीं सिखाएं, हर चीज़ इच्छा है कि बच्चा को समझा दें, सिखा दें, चाहे ऑनलाइन वाला हो चाहे ऑफलाइन वाला। आइए देखें, इस घटना को विषुव कहते हैं। इस दिन पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन तथा 12 घंटे का रात, तथा देखिए आप लोग लैंग्वेज बोल रहे हैं, 12 घंटे की रात होती है। अर्थात, हाँ क्या बोले? अर्थात दिन रात बराबर होता है। क्या 21 मार्च को भी 12 घंटा का दिन होगा, 12 घंटा का? ऐसे देखिए सर, बीच जब रोशनी पड़ रही है तो जितना प्रकाश इधर जाएगा उतना ही प्रकाश इधर जाएगा, ठीक ना? तो देखिए वो मोबाइल चला रहा है लड़का। तो पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन तथा 12 घंटे का रात होता है, यानी दिन रात बराबर। कौची के दिन? विषुव के दिन, ठीक ना? तो लेकिन सर अब यहाँ पर आए, यहाँ तक ठीक है ना? थोड़ा रत्ती पर भी डाउट नहीं है। अब यहाँ से आइए, डेट तो 2 आ गया, एक आ गया 21 मार्च और एगो आ गया 23। क्या जितना डेट आया सब डेट का नाम दिए कि नहीं दिए? यहाँ 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबत पड़ी तो उसको कर्क संक्रांति या कैंसर सोलिस्टिस कहे कि नहीं? 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबत पड़ी तो उसे मकर संक्रांति या कैप्रिकॉर्न सोलिस्टिस कहे कि नहीं कहे? उसी प्रकार दिन और रात बराबर तो 21 मार्च और 23 सितंबर को भी हो रहा है, तो इसका भी अलग अलग नाम देंगे सर। यहां लिख दें, तकिया चाहिए? कितनों अच्छा से पढ़ाइए, कितनों घुसाइए, कोई सोएगा कोई मका, मतलब कहते हैं ना कि कुत्ता के जो दुम रहता है। हमने कहा कि पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात 2 डेट में होता है, 21 मार्च को होता है और 23 सितंबर को होता है, ठीक है ना? तो याद कीजिए 21 मार्च का जो डेट होता है उस समय बसंत ऋतु रहता है कि नहीं? कौन ऋतु रहता है? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु रहता है। यहाँ लिखिए 21
मार्च को, 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात क्या होगा? काहे होगा पता है। तो 21 मार्च को जो सीधे शॉर्ट करके लिख देते हैं, 21 मार्च के जो विषुव की घटना होती है। अब विषुव की घटना बोलेंगे तो समझने में दिक्कत होगा, नहीं ना दिक्कत होगा। तो 21 मार्च को जो विषुव की घटना होती है उसे बसंत विषुव, मार्च के समय कौन ऋतु रहता है? तो उसे बसंत विषुव, इंग्लिश में वर्नल इक्विनॉक्स, इंग्लिश में कहते हैं। क्लियर है? और दूसरा यहीं पर दूसरा डेट 23 सितंबर जी, 23 सितंबर को जो विषुव की घटना होती है उसे शरद विषुव। अभी बताए थे वर्षा विगत शरद ऋतु, वर्षा के बाद कौन मौसम आता है? वो भी इसी के जैसा रहता है सर, बसंते के जैसा। उस समय भी न ज्यादा गर्मी लगेगा न ज्यादा। अभी वाला सर, अभी जो सितंबर अक्टूबर वाला जो देख रहे हैं, अभी गया क्या, अभी वो समझ एक के दिन थोड़ी रहता है सर, एक दिन का थोड़ी मौसम रहता है। तो सर तो ये कौन सीजन कहलाया? शरद ऋतु। अब ठंडा इंटर कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए 21 सितंबर को विषुव की जो घटना होती है, विषुव की घटना मतलब इक्वेटर पर सूरज की किरणों का लंबा चमकना, ठीक ना बुआ। तो 21 सितंबर को जो विषुव की घटना होती है उसे शरद विषुव, कौन विषुव? शरद विषुव, इंग्लिश में AUTUMNAL, ऑटुमनल, ऑटुमन सीजन मीन्स होता है शरद ऋतु। क्या होता है? तो ऑटमन इक्विनॉक्स इक्विनॉक्स अर्थात शरद विषुव कहते हैं। ऑल इज वेल, सब कुछ एकदम पूरा खत्म हो गया कि नहीं? कहीं पर डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है तो बोलिए, नहीं ना। तो जो भी समय लगा हो सर, 1 घंटा 1.5 घंटा का जो भी वीडियो बना हो, लेकिन ये आपको कितना लाभदायी है, कितना कंसेप्ट इसमें क्लियर हुआ होगा। अब आप सर कोई भी यूट्यूब पर या किसी का वीडियो उठा के देखिए सर, बस लिख देगा, हाँ याद कर लो 21 मार्च को क्या कहते हैं? बसंत विषुव। 23 सितंबर को शरद विषुव, 21 जून कर्क संक्रांति, 22 दिसंबर मकर संक्रांति। क्या यही रहता है कि नहीं? अब संक्रांति क्या है वो भाड़ में जाइए, विषुव क्या है। तो क्या आप सिर्फ डाटा याद किए कि वो डाटा कहाँ से आया, उसके पीछे क्या घटना है, क्यों कैसे सबके साथ खत्म किए? क्लियर है दोस्त? तो बस आपसे यही अनुरोध है व्यूअर, स्टूडेंट्स, दर्शक, कि अगर मेरा मेहनत पसंद आया हो और इससे आपको सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू दोस्त, थैंक यू।